ये क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। एक कनकेव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, और कनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्लैब रख दिया गया है। अब सोचिए आप कि जो रे ऑब्जेक्ट से निकला है, जब तक वो स्लैब को पार नहीं करेगा इस पे इंसिडेंट नहीं होगा। तो इस पे इंसिडेंट होने के पहले स्लैब को क्रॉस करेगा, और स्लैब को क्रॉस करेगा तो शिफ्ट आएगा। मतलब स्लैब से शिफ्ट होने के बाद जो इमेज बनेगा वो कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? उसके बाद एक बार रे यहां से यहां गया, और एक बार रे यहां से यहां आया, तो बच्चा जाते समय तो शिफ्ट करवा लेता है, लेकिन लौटते समय भूल जाता है। तो शिफ्ट एक बार या दो बार? दो बार। एक बार जाते समय, एक बार आते समय। हाँ, अगर लेंस होगा, क्या होगा? अगर लेंस होगा और ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में एक स्लैब होगा तो शिफ्ट एक ही बार आएगा, क्योंकि रे लौट कर नहीं आएगा। लेकिन अगर मिरर है तो रिफ्लेक्शन हुआ है, रे तो लौट करके आएगा और स्लैब को फिर पार करेगा। तो शिफ्ट एक बार या दो बार? कितना आ रहा है शिफ्ट? कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शिफ्ट, तो शिफ्ट निकालने के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्लैब से ना देखे, रे पैरेक्सियल होना चाहिए। अगर रे के बारे में कुछ नहीं बोला है तो पैरेक्सियल ही मानेंगे, पक्का। कितना? हाँ, 15 थिकनेस है, 1 माइनस 1/1.5, इधर भी एयर और इधर भी एयर। कितना गया? 5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की निगेटिव? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। रे, हाँ, ऑब्जेक्ट रियल हो या वर्चुअल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा, सोचो, अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा, यहां पे ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मान के चलो कि रे कहीं ऐसे आ रहा होगा, ऐसे ऐसे, और कहीं यहां मिल रहा होगा। अगर स्लैब नहीं होता तो यहां मिलता। तो बताओ क्या किधर हुआ शिफ्ट? इस साइड। कितना? 5 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो 5 सेंटीमीटर जाते समय और 5 सेंटीमीटर आते समय, इसका हम ख्याल रखेंगे तो सवाल हमसे हो जाएगा। पक्का? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखना, एक रे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अब वो लौट कर ऐसे आ रहा है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। वो खुद एक नॉर्मल है। इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए, तो एक रे ऐसे जा रहा होगा, ध्यान से, ऐसे गया, फिर यहां से बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर यहां से बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। पक्का? क्लियर? अब सोचिए ध्यान से, अगर इसको हम पीछे मिला, ऐसे ले जाए, पीछे 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 ले जाए, बताओ, यहां बना I1 शिफ्ट के बाद, यहां बना I1 शिफ्ट के बाद, और ये डिस्टेंस क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। बोल ना। तो जो रे मिरर पे गिर रहा है वो रे तो यहां से आते हुए लग रहा है या यहां से आते हुए लग रहा है? तो मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट इसको मानेगा, I1 को। सारा खेल तो रे का है। पक्का? अब बताइए, ये डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस 15, ये 10 तो ये भी 5, तो 10 15 कितना हो गया? 25, और 5 कितना हो गया? 30। तो ये डिस्टेंस यहां तक कितना? 30 सेंटीमीटर। तो मिरर के लिए, मिरर के लिए, मिरर के लिए व्हाट इज U? -30 सेंटीमीटर। व्हाट इज F? -20 सेंटीमीटर। तो V इक्वल टू UF, U माइनस F,
सब कुछ साइन के साथ रखिए तो क्या -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। बताओ, ये प्लस साइड और ये निगेटिव साइड, तो बताओ आगे बना या पीछे बना? आगे ना। लेकिन दिक्कत क्या है सर, ये स्लैब पे रखा हुआ है 10 पे ही, 60 पे तो तब बनता सर जब ये स्लैब नहीं होता। स्लैब तो आपने 60 के पहले ही रख दिया, दूरी 10 है मीटर से, तो लग रहा है कि बन रहा है, लग रहा है कि बन रहा है। ध्यान से, अच्छे तरीके से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। तो समझाते हैं हम। यहां से रे देख, तो यहां से रे ऐसे लौटा, यहां से रे ऐसे लौटा, और अगर ये स्लैब नहीं होता तो लग रहा है कि यहां मिल रहा है। ये आपका I2, ये आपका I2, और ये जो डिस्टेंस हुआ यहां से यहां, ये है 60 सेंटीमीटर। ये क्या है? 60 सेंटीमीटर। लेकिन सोचो कि फिर शिफ्ट किया, यहां से यहां, यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर शिफ्ट किया इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। नहीं समझ में आया? बताओ, शिफ्ट पॉजिटिव की निगेटिव, शिफ्ट पॉजिटिव की निगेटिव। अब सोचो शिफ्ट पॉजिटिव, तुम खुद ध्यान ना, ध्यान से देख, ध्यान से देख, डर मत, डर मत। सोचो यहां क्या बना, I2, यहां पे कब बनता? जब स्लैब नहीं होता। तो जो इससे इमेज बना, इसके लिए ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये तो यही वाला सवाल हो गया सर, ये तो यही वाला सवाल हो गया सर। देखिए रे ऐसे आ रहा है, देखिए रे ऐसे आ रहा है। ओके, एक ऊपर से गिरा तो एक बताओ, रे तो ऐसे भी आया होगा, तो रे ऐसे भी गया होगा। तो सर कहीं यहां मिल रहा है सर, कहीं यहां, अगर स्लैब नहीं होता तो कहीं यहां मिलता सर, ये I2 है। लेकिन रिफ्रैक्शन तो होगा बेटा, तो कहां मिलेगा? कहीं। समझ में आया? और ये क्या हो गया, I3 कितना? 5 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर शिफ्ट आए पॉजिटिव तो 5 सेंटीमीटर जाते समय और 5 सेंटीमीटर आते समय। बच्चा अगर ये रट्टा मार लिया कि शिफ्ट पॉजिटिव आएगा तो स्लैब की तरफ, तो फंस जाएगा वो। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, नहीं तो वर्चुअल के केस में हमेशा फंसिएगा। तो अब बताइए, ये आपका, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये ऐसे, ये ऐसे, कहीं यहां बना, तो ये आपका क्या हो गया, I3। ये क्या हो गया, और ये कितना आया जी, 5 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम मिरर? कितना? 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। इट इज द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। और समझाएं पक्का, हम तो रे डायग्राम बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अगर हमको एग्जाम में बनाना है तो क्या रे डायग्राम बनाएंगे, टक 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 टक, खत्म। पक्का? आगे बढ़। बाबू तुम पढ़ा है थोड़ा सा ये वाला? तुमसे मिलते हैं बाहर, ठीक है ना? सिक्सटी पे या 65 पे? 65 पे। आगे बढ़ जाएं। ये अटेम्प्ट लीजिए आप। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मींस व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब
so that image is formed on the object itself. It may possible. इट में जो इमेज पिछले वाले सवाल में यहां बन रहा था, इट में पॉसिबल कि फाइनल इमेज यही बन जाए, यहां से ऐसे गया और लौट के फिर यहीं पे आ जाए. इट में पॉसिबल. तो बोला कि x की क्या वैल्यू हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्लैब से क्या हो कि फाइनल इमेज किस पे बन जाए, ऑब्जेक्ट पे ही. अटेम्प्ट लें. क्या होना चाहिए बताइए. बताओ इमेज ऑब्जेक्ट पे कब बनेगा. इमेज ऑब्जेक्ट पे कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर ऑब्जेक्ट हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो बताओ रे मिरर को नॉर्मली हिट किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला लाइन क्या होता है, मिरर का नॉर्मल. कभी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल गिराना होता है तो किससे पास करता है, सेंटर से. बताओ ये मिरर को नॉर्मली हिट किया, मतलब आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू, क्योंकि आई होता है नॉर्मल से, तो आई इक्वल टू जीरो तो आर इक्वल टू भी जीरो, आई जीरो तो आर भी जीरो. तो रे ने क्या किया, अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, तो इमेज भी कहां बन गया, यहीं पे बन गया. एक बात तो समझ में आ रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट पे तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. क्लियर है. अच्छा अब सोचो शिफ्ट होने के बाद, शिफ्ट होने के बाद जो इमेज बनना चाहिए वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और शिफ्ट होने के बाद जो इमेज बनेगा वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट. नहीं समझ में आ रहा है. ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या शिफ्ट होने के बाद जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि शिफ्ट होने के बाद जो इमेज बनेगा वो मिरर के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट. नहीं समझ में आ रहा है. इमेज ऑब्जेक्ट पे तभी बनेगा जब रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगा रिफ्लेक्शन के बाद. रे अपने पाथ को तभी रिट्रेस करेगा जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से तभी पास करेगा जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. रे अपने पाथ को रिट्रेस करना चाहिए, ये तभी करेगा जब रे क्या करेगा, मिरर को नॉर्मली हिट करेगा.
नॉर्मली हिट करेगा। और तभी पॉसिबल है जब कहां ऑब्जेक्ट हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो या शिफ्ट करने के बाद जो इमेज बने वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। अगर शिफ्ट होने के बाद जो इमेज बनेगा वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। पक्का? तो करवाते हैं शिफ्ट, करवाते हैं शिफ्ट। कितना शिफ्ट बोलना, कितना शिफ्ट? 5 सेंटीमीटर। ये समझाए कि फॉर्मूला से आ गया? अरे हाँ भाई 5। अच्छा ये कितना दिया हुआ है? 15 था ना? अच्छा ये 5, इसको 15 कर दीजिए आप। हाँ 5 को आप क्या कीजिए, 15 कर दीजिए आप। ठीक है, जो 5 लिखा था उसको 15 कर दीजिए आप, सेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 1 माइनस 1/1.5 कितना गया? 5 सेंटीमीटर। पक्का? देख ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, रे ऐसे गया, रे ऐसे गया, रे ऐसे गया। देखो ये रे कहां से आते हुए लग रहा है? रे ऐसे गया, फिर रे ऐसे गया, वेंट टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर वेंट्स अवे फ्रॉम, और ये रे जो फाइनली मिरर पे गिर रहा हुआ कहां से आते हुए लग रहा है? यहां से आते हुए लग रहा है। तो बताओ यही क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तभी रे क्या करेगा, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। फिर यहां भी सोचो, ऐसे गया तो ऐसे निकला, तो ऐसे आया तो ऐसे निकलेगा। रे ने क्या किया, अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। तो अगर ये 5 तो ये दूरी x-5, बोलेगा ही नहीं। अगर ये 5 तो ये डिस्टेंस x-5, और ये डिस्टेंस 15, और ये डिस्टेंस 5। तो x-5 प्लस 15 प्लस 5 इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ f, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, कितना? 2 इंटू 20, इससे ये कैंसल, कितना आ गया x? 40 माइनस 15 कितना जी? नहीं समझ में आया? पक्का? शिफ्ट होने के बाद जो इमेज बनेगा वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, तो शिफ्ट होने के बाद जो इमेज बनेगा वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तभी रे मिरर को नॉर्मली हिट करेगा और रे अपने आप को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, तो इमेज फाइनली कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट पे बनेगा। पक्का? बोलेगा ही नहीं। आगे बढ़ जाए, ये लिखते रहेगा। चल अब देखो ध्यान से, अभी जो आपको होमवर्क दिए थे हम, तो ध्यान से देखना कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है। वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट, सॉरी यहां लिखिए आप, ठीक है ये भी ठीक है, फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ या ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब एक ही निकलता है, नहीं ऑन इटसेल्फ या ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। पक्का? बताओ
यहां पे प्लेन रिफ्रैक्शन, अरे बोल ना, और यहां पे स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां पानी भरा हुआ है। बताओ, जब ऑब्जेक्ट से रे आएगा तो यहां पे कौन सा, यहां पे ऑब्जेक्ट है या जहां भी ऑब्जेक्ट है, तो बताओ यहां पे प्लेन रिफ्रैक्शन, बोलेगा ही नहीं। फिर स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, प्लेन रिफ्रैक्शन, और फिर स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, नहीं स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, प्लेन रिफ्रैक्शन, उसके बाद स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, और फिर प्लेन रिफ्रैक्शन। नहीं समझ में आया? और ऑब्जेक्ट इमेज पे तभी बनेगा जब रिफ्लेक्शन के बाद रे अपने पाथ को क्या करे, रिट्रेस करे। ये तभी पॉसिबल है जब प्लेन रिफ्रैक्शन के बाद, प्लेन रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बने वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बने, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रे अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, खत्म कहानी। खुद से कर पाओगे तुम लोग? पक्का? तो आगे बढ़ते हैं। बात नहीं, बात नहीं, बहुत पढ़ना है। लैटरल शिफ्ट बाय अ स्लैब, lateral shift by a slab, lateral shift by a slab। ये एक स्लैब है जिसका थिकनेस टी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब है, और ये कौन सा मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम है। हम ये माने हैं कि स्लैब के दोनों साइड सराउंडिंग मीडियम क्या है, सेम है। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, लैटरल शिफ्ट। आप क्लास 10th में पढ़े भी हैं। अभी जो शिफ्ट पढ़ रहे थे वो कोई और शिफ्ट था, अभी क्या पढ़ रहे हैं, लैटरल शिफ्ट। समझाते हैं तो समझिएगा। रे ऐसे आ रहा है, ये कौन सा रे, इंसिडेंट रे। ये हो गया आपका नॉर्मल, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल। अगर ये रेयर है और ये डेंसर है तो क्या होगा, वेन टुवर्ड्स नॉर्मल, वेन टुवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा ठीक है, और फिर ये डेंसर है और ये क्या हो गया, रेयर, तो वेंट्स अवे फ्रॉम। क्या यहां तक कोई दिक्कत, क्या समझ में आया? ठीक है, बहुत सुंदर। अब बता, ये कौन सा रे, इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे, इमरजेंट रे। भाई दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, जो स्लैब में घुसा वो इंसिडेंट, जो स्लैब से निकला वो इमरजेंट। ऐसा ही पढ़ते हैं पिज में भी। भाई पहले रिफ्रैक्शन के लिए ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड। श्योर? अगर ये आई है, अगर ये आई है तो ये क्या होगा, आर, बोलेगा ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, आर, क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल है। अगर ये और ये पैरेलल है तो ये और ये नॉर्मल क्या है, पैरेलल है।
अब सोचो आई पे डाले तो आर पे निकला, आई पे डाले तो आर पे निकला, तो आर पे डालेंगे तो आई पे तब निकलेगा जब ये मीडियम इसके बराबर हो। ऐसे कैसे निकलेगा? नहीं समझ में आया? हम लोग आई पे डाले तो आर पे निकला, तो फिर आर पे डालेंगे तो आई पे निकलेगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये मीडियम इसके बराबर हो। कहां से आया? स्नेल्स लॉ से। पक्का? सोचो कि अगर बीच में स्लैब नहीं होता, अगर इस इंसिडेंट रे के पाथ में स्लैब नहीं होता, तो क्या ये रे इधर जा रहा होता? क्या ये जो रे आपको दिख रहा है, क्या ये रे इधर जा रहा होता? बोलेगा ही नहीं। बात समझ में आया? ये रे इधर जा रहा होता। ये समझ में आया कि इसको हम आई क्यों रखे? तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। और इस वाले केस में क्या होगा? जो एंगल ऑफ इमरजेंस जो होगा, इस वाले केस में जो एंगल ऑफ इमरजेंस जो होगा वो क्या होगा? आई के बराबर। हाँ, ये मीडियम अलग कर देंगे तब बराबर नहीं होगा। अब सोचो कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। बोलेगा ही नहीं। नहीं समझ में आया? अगर ये बराबर क्या होगा? ये एंगल। इसका मतलब इमरजेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल कब होगा? जब स्लैब के दोनों साइड मीडियम क्या हो? सेम। अगर मीडियम अलग अलग हो जाए तो ये रे इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल नहीं होगा। ये अलग से हम बताएंगे भी। पक्का? पहले ये रे इधर जा रहा था, अगर मीडियम, अगर बीच में स्लैब नहीं होता तो ये रे इधर जाता, बीच में स्लैब आ गया तो ये रे इधर जा रहा है। तो क्या इतना शिफ्ट कर गया है? अरे बोल ना, क्या हुआ है? इतना शिफ्ट कर गया है। इतना क्या कर गया है? शिफ्ट कर गया है। और इसी को क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट? लैटरली डिस्प्लेस्ड, लैटरली डिस्प्लेस्ड। इसी का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकाले सर? क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, दिया हुआ रहेगा। ये सारे सवाल जेई में पूछे गए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा? क्वेश्चन में थिकनेस देगा, क्वेश्चन में सराउंडिंग मीडियम देगा जो 99% केस में एयर होगा, क्वेश्चन में एन स्लैब देगा और क्वेश्चन में आई देगा। और कितने एंगल पे गिरा है वो देगा। बोलेगा ही नहीं। कितने एंगल पे गिरा है वो देगा। पक्का? क्या थिकनेस है, क्या एन स्लैब है वो देगा, सराउंडिंग मीडियम देगा। आपसे क्या निकालेगा? लैटरल शिफ्ट, एस की वैल्यू। अब एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को क्या मान लिए? ए। इसको थोड़ा नीचे लेके आए, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए, इसको क्या मान लिए हम? बी। देखा ध्यान से। और इसको क्या मान लिए हम? सी। ध्यान से देखना। और हम इस ट्रायंगल में खेलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। आपको क्लियर होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अगर देखे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आप ट्रायंगल ए बी सी ही क्यों लिए हैं? आपको ऑटोमेटिक क्लियर होगा। बताओ व्हाट इज, ये दूरी कितना हो गया जी? टी। बोलना। तो बताओ कॉस आर इक्वल टू, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस आर इक्वल टू, कॉस आर इक्वल टू कितना? टी बाई ए सी। बोलेगा ही नहीं। तो ए सी इक्वल टू टी सेक आर, ए सी इक्वल टू टी सेक आर। सोचो हमको थिकनेस पता था तो हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया। हमको थिकनेस पता था तो हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया। पक्का? सर आर कैसे निकालेंगे? स्नेल्स लॉ से। n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। तो आर आ गया, तो आर आ गया। थिकनेस पता है तो ये डिस्टेंस आ गया। और अगर ये डिस्टेंस आ गया तो अब हम क्या करेंगे? हम जाएंगे इस वाले ट्रायंगल में, हम यहां से गिराएंगे परपेंडिकुलर इसके ऊपर। क्या जी? देख ट्रायंगल, इसको डी मानते हैं।
ये ए सी डी हमने यहां से क्या किया, इस पे क्या गिराया, परपेंडिकुलर। तो अगर ये लेटरल शिफ्ट है तो ये भी क्या हो गया, लेटरल शिफ्ट हो गया। अब समझ में आया कि ये डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, भाई क्वेश्चन में तो ये देगा, और ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें आर चाहिए, वो स्नेल्स लॉ से आएगा। पक्का, श्योर, ठीक है। अब क्या है, इन ट्रैंगल ए सी डी, इन ट्रैंगल ए सी डी व्हाट यू विल राइट। अब बता व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल, हमें ये एंगल चाहिए क्योंकि हमें ये निकालना है। हमें क्या निकाल, बताओ ये कितना होगा एंगल, आई माइनस आर। ये आई तो ये पूरा आई, और ये आर तो ये आई माइनस आर। तो हम लिख सकते हैं साइन आई माइनस आर। भाई हमें ये पता है, हमें बताओ ये इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, तो साइन आई माइनस आर इक्वल टू एस अपॉन क्या, ए सी। बताओ जो लेटरल शिफ्ट आया वो कितना आ गया, ए सी इक्वल टू टी सेक आर, तो टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। अब ये चाह के भी ये फॉर्मूला आप याद नहीं कर सकते हो, ये पूरे प्रोसीजर को समझना पड़ेगा, ये पूरे प्रोसीजर को आपको समझना पड़ेगा। बताओ ये कौन सा शिफ्ट है, ये लैटरल शिफ्ट है। ये कौन सा शिफ्ट है, ये लैटरल शिफ्ट है। पक्का। अब देखना, अगर रेज पैरेक्सियल हो जाए, अगर रेज क्या हो जाए, पैरेक्सियल हो जाए, तो आई बहुत छोटा, तो आर बहुत छोटा, तो सेकार वन। बोल ना, आई बहुत छोटा तो आर बहुत छोटा, तो सेकार वन, सेकार क्या हो गया, और आई बहुत छोटा आर भी बहुत छोटा, तो ये लगभग टेंस टू जीरो, तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो। बोलेगा ही नहीं, तो बताओ लेटरल शिफ्ट क्या आ गया, जीरो। तो लेटरल शिफ्ट हम लोग पैरेक्सियल के लिए नहीं पढ़ेंगे, समझ में आया जी। लेटरल शिफ्ट हम लोग पैरेक्सियल के लिए नहीं पढ़ेंगे। तो अभी जो पढ़ रहे थे, एक हमारा था नॉर्मल शिफ्ट। ये कौन था हमारा, नॉर्मल शिफ्ट, जिसमें फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका टी वन माइनस एन सराउंडिंग बाई एन स्लैब। तो इसकी कहानी अलग है, ये पैरेक्सियल के लिए था, नॉर्मल शिफ्ट इन इमेज, ये अलग कहानी है। पक्का, क्लियर, ठीक है। हम नॉर्मल शिफ्ट के लिए 2 रे का यूज लिए थे, हम इसमें सिंगल रे का यूज ले रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट अलग और ये कॉन्सेप्ट अलग। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कराते हैं, सीधा होमवर्क। एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है होमवर्क में, आप करके लेके आना कल वाले लेक्चर में। आगे बढ़ा जाए। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल, बात नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म है TIR, VVI टॉपिक,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड, फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस, वीवीआई। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। होमवर्क 25, क्वेश्चन नंबर 25। कितने स्लैब? 3 स्लैब, 25 और 26। 25 और 26। और यहां से क्या स्टार्ट होता है? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, थोड़ा समझना। और नोट में लिखना, इस नोट से ही स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी रे, जब भी रे डेंसर टू, बात नहीं, जब भी रे डेंसर टू रेरर मीडियम जाए, जाए तो मन में ख्याल, तो मन में ख्याल TIR का आना चाहिए। कहां से कहां? डेंसर टू रेयरर, नॉट रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर। जब भी जब भी रे, जब भी लाइट, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेंसर टू रेयर मीडियम जाए तो एक बार आपके मन में ख्याल आना चाहिए, तो ये TIR क्या होता है थोड़ा समझाइए, ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है थोड़ा समझाइए। आगे बढ़ते हैं। बेटा ये क्या है? इंटरफेस, इंटरफेस। ये कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND। ये कौन सा मीडियम? रेयरर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR। अब मान लेते हैं ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक रे, एक रे ऐसे जा रहा है, आप बताइए क्या है आई? बोलेगा ही नहीं। बताओ जी आई क्या है? I0 तो R भी। कैसे? स्नेल्स लॉ से। कैसे? स्नेल्स लॉ से। ठीक है, हम थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं। हमने थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस को, देखो मेरे पास टॉर्च है, मेरे पास क्या है? टॉर्च है। हम ऐसे लाइट भेज रहे हैं और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे टॉर्च को घुमा रहे हैं, 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 घुमा रहे हैं। हम क्या चेंज कर रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। पक्का? हमने थोड़ा चेंज किया। ये आपका आई, ये आपका आई। वेंट टुवर्ड्स नॉर्मल या वेंट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल? डेंसर टू रेयर, वेंट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। पक्का? और ये आपका क्या हो गया? R हो गया। ये क्या हो गया? R हो गया। अब हम लिखते हैं यहां पे I और यहां पे R।
सोचो कि अगर आई 30 हो तो आर 30 से कम या 30 से ज्यादा? जागो 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 जागो। 30 से कम या 30 से ज्यादा? 30 से कुछ 50, 40, लेकिन 30 से ज्यादा। तू कुछ भी मान ले, तू 45 मान ले। पक्का? अगर हम इसको 40 कर दे तो ये 40 से कम या 40 से ज्यादा? कुछ मान लीजिए 65। ठीक है। अगर इसको हम 50 कर लिए तो कुछ मान लीजिए 80। जो भी होगा 50 से ज्यादा। और अगर हम इसको क्या कर दिए, हम कर दिए 55, क्या कर दिए 50, तो अब क्या कर दिए, ये क्या हो गया 90। जब रेयर मीडियम सब, जब रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा तो हमेशा आर आई से ज्यादा होगा, हमेशा आर आई से ज्यादा होगा। पक्का? तो पहले 90 कौन पहुंचेगा, आई या आर? पहले 90 तो आर पहुंच जाएगा। अब जब 90 आर, जब आर 90 पहुंच जाएगा, 90 पहुंच जाएगा, तो आई 90 से कम या छोटा? आई 90 से। तो सोचो कि अगर इसको हम 60 डिग्री कर दे तो अब तो सर इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता है। अब वो कहा 90 से ज्यादा? आपने इसको बढ़ा दिया, अब वो कहा 90 से ज्यादा? ये तो लफड़ा हो गया सर, तो भारी लफड़ा हो गया। आप सोचो, जब रे डेंसर टू रेयर जाए तो पहले 90 कौन पहुंचेगा, आर। जब आर 90 होगा तो आई 90 से कम होगा, तो आई को थोड़ा और बढ़ा दे, अब तो आर बढ़ ही नहीं सकता है, 90 ज्यादा। अब सोचो इसको बढ़ा और ये बढ़े ही नहीं, मतलब असली मसला फॉलो नहीं कर रहा है। बात समझ में आया? मतलब इस एंगल के बाद कुछ लफड़ा है, और जो लफड़ा है वही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आया? जब रे डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जब रे डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। बात को समझिए। सोचिए कि अगर, बताइए यहां पे ये जो आपका आई है, ये जो आपका आई है, ये क्या है, ये आपका जो आई है ये क्रिटिकल एंगल से कम है, ये क्रिटिकल एंगल से। लेकिन अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, क्रिटिकल एंगल के, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल? क्रिटिकल एंगल। और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दे, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करें, क्रिटिकल एंगल से क्या कर दे, बड़ा कर दे, तो अब स्नेल्स लॉ फॉलो नहीं करने वाला है। तो क्या करेगा, दिस इंटरफेस, इफ आई इज ग्रेटर देन सी, देन दिस इंटरफेस बिहेव्स एज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इफ आई इज ग्रेटर देन सी, then this interface, this surface behaves as perfectly reflecting surface, 100% reflecting surface, और रे अपने मीडियम में ही चला आएगा। इस फेनोमेना का नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और समझाएं? पक्का? आगे बढ़ते हैं, आप लोग डायग्राम बनाइए।
बताओ ऐसा घटना कब घटेगा? जब रे डेंसर टू रेरर जाएगा या रेरर टू डेंसर जाएगा? डेंसर टू रेरर। क्योंकि अगर रे रेरर टू कहाँ गया? डेंसर गया। तो बताओ पहले 90 कौन पहुंच जाएगा? पहले 90 बताओ, अगर रेरर टू डेंसर जा रहा है तो आई इज ग्रेटर देन आर, तो पहले 90 कौन पहुंच गया? आई पहुंच गया। तो कोई ऐसा लफड़ा नहीं है। इसीलिए जब डेंसर टू रेरर जाए तो अपने दोनों कान को खड़े कर ले। जब डेंसर टू रेरर जाए तो अपने क्या करे? दोनों कान को खड़े कर ले, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आई लेस देन सी है या आई ग्रेटर देन सी है। बताओ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कब तक होगा? आई लेस देन सी तक या आई लेस इक्वल टू सी तक? इक्वल टू तक बाहर जा रहा है जी। जब आई इक्वल टू सी है सरफेस के पैरेलल, वो भी बाहर ही है, इक्वल टू तक बाहर जा रहा है जी, इक्वल टू तक। तो आई ग्रेटर इक्वल टू सी तो क्या? रिफ्रैक्शन। सॉरी, आई लेस इक्वल टू सी तो क्या? रिफ्रैक्शन। और आई ग्रेटर देन सी तो रिफ्लेक्शन। इसीलिए जेई एडवांस और जेई मेन बार बार यहां सवाल पूछता है और सामने वाले को क्या करता है? कंफ्यूज करता है। ओके, रिफ्लेक्शन भी हो गया और रिफ्रैक्शन भी हो गया। यही एक ऐसा केस है जहां पे 100% क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। किसमें? ऑप्टिकल फाइबर में। पक्का? एट आई इक्वल टू सी, आर इक्वल टू 90 डिग्री। एट आई इक्वल टू सी, आर इक्वल टू, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। बोल, एन डी इंटू साइन आई इक्वल टू एन आर इंटू साइन आर। बताइए आपका आई क्या बन गया? सी के बराबर। जहां पे सी क्या है? यहां पे लिखना सी। जहां पे सी क्या है? कौन सा एंगल? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। आज समझ में आया क्रिटिकल क्यों नाम पड़ा? क्रिटिकल से पहले और क्रिटिकल के बाद। हाँ, आई एन डी इंटू साइन सी। तो बताओ क्या हो गया? एन आर इंटू साइन 90। अगर आई इक्वल टू सी तो आर इक्वल टू 90। साइन 90 कितना हो गया? 1। क्या बन गया फॉर्मूला? साइन सी इक्वल टू कितना? एन आर बाई एन डी। ये फॉर्मूला सभी लोग याद कर लेंगे, ये फॉर्मूला सभी लोग याद कर लेंगे। और अगर भूल गए तो कुछ नहीं करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देना है। अगर भूल गए तो कुछ नहीं करने का, बस क्या अप्लाई कर देना है? स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देना। आई इक्वल टू सी, आई इक्वल टू सी मान लेना और आर इक्वल टू क्या मान लेना? 90 मान लेना। लेकिन ध्यान रखना, बताओ कैसे याद रखना है? छोटी अपॉन बड़ी, सबसे बेस्ट तरीका। बताओ साइन थीटा जो होगा वो तो 1 से कम ही होगा जी, मैक्सिमम 1 होगा। तो बड़ी अपॉन छोटी है, छोटी अपॉन बड़ी। तो बेस्ट तरीका याद करने का छोटी अपॉन बड़ी, छोटी अपॉन रेयर अपॉन डेंसर। पक्का? एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका प्रॉपर्टी है? मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका प्रॉपर्टी है? मीडियम का। और क्रिटिकल एंगल सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। बताओ क्रिटिकल एंगल सी है या साइन सी है? सी है भाई। कोई पूछेगा आपसे सी तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एन आर बाई एन डी। अरे बोल ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका प्रॉपर्टी है? मीडियम का। और क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो क्रिटिकल एंगल किसका प्रॉपर्टी है? मीडियम का। बोलना, पेयर ऑफ मीडियम फिक्स कर दो। पेयर ऑफ मीडियम, जब भी रिफ्लेक्शन का बात करेंगे 2 मीडियम लेंगे। अब पेयर ऑफ मीडियम,
पेयर ऑफ मीडियम, मीडियम का जोड़ा फिक्स कीजिए, पेयर ऑफ मीडियम फिक्स कर दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स का रेशियो क्या हो गया, फिक्स हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो फिक्स हो गया तो क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल फिक्स हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो पता है तो क्रिटिकल एंगल पता है, और क्रिटिकल एंगल पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो पता है। अगर दोनों मीडियम में एक मीडियम हो, दोनों मीडियम में एक मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो या एयर हो, दोनों मीडियम में एक मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो, तो सीधा किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अरे बोल ना, अगर हम बोल दे यहां पे कि इफ स्पेशल केस, इफ एन आर इक्वल टू 1, तो हमने क्या मान लिया, वैक्यूम या एयर, इफ एन आर इक्वल टू 1 देन साइन सी इक्वल टू 1/n डेंसर। 90% केस में एक मीडियम क्या होता है, वैक्यूम, लेकिन हमेशा ये जरूरी, क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इट मींस क्या दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, इट मींस क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर, बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर, पक्का। तो नोट में क्रिटिकल एंगल इज property of pair of medium, property of pair of medium. If critical angle is property of pair of medium and slightly vary with wavelength of light। ये हम कहां पर आएंगे, डिस्पर्सन में, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी आपको इसको ध्यान नहीं रखना है, ये हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा रहे थे तभी आपको हम बताए थे कि बेटा कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि साथ में वेवलेंथ के साथ भी वेरी करता है। आप रट्टा मार लेते हो कि मीडियम कांस्टेंट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट। एक पार्टिकुलर मीडियम के लिए अगर वेवलेंथ चेंज कर रहे तो उस पार्टिकुलर मीडियम का स्लाइटली क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा। यहीं से क्या होता है एक्सप्लेन, डिस्पर्सन। जब आएगा तो बताएंगे, अभी ध्यान रखना है, अभी इसको भूल जाइए, अभी इसको भूल जाइए। क्रिटिकल एंगल इज प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ मीडियम। ध्यान से अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम फिक्स तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स, तो क्रिटिकल एंगल भी फिक्स। when ray goes from denser medium to rarer medium, then angle of incidence, angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is known as, कौन सा एंगल, इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल रिप्रेजेंटेड बाई सी। अब पैराग्राफ चेंज करने के बाद, इन एबव केस इफ आई इज ग्रेटर देन सी, इक्वल टू का बात नहीं किए हैं, आई इज ग्रेटर देन सी, देन
देन सरफेस, देन सरफेस या इंटरफेस, सरफेस या इंटरफेस बिहेव्स एज, बिहेव्स एज 100%, 100% reflecting surface, reflecting surface, and this phenomena of light, and this phenomena of light, this phenomena of light is known as, known as क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन है तो आप ये लिख दो, और अगर टी आई आर का डेफिनेशन है तो पूरा लिख दो, बोर्ड में आ सकता है। थोड़ा डायग्राम भी बना देना। नहीं समझ में आया पक्का, आगे बढ़ते हैं। लगता है तुम लोग डर गया जी, आया समझ में कि निपट गए? रिफ्लेक्शन तो आसान था सर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? स्नेल्स लॉ से। भूल जाओ तो क्या लगाओगे? स्नेल्स लॉ। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, क्रिटिकल एंगल सीधा किससे लिंक किया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। क्रिटिकल एंगल पता तो क्या पता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता तो क्या पता? क्रिटिकल एंगल। पक्का? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन when ray goes from denser medium to rarer medium, जब रेयर टू डेंसर जाए तब तो कोई लफड़ा नहीं, लेकिन डेंसर टू रेयर जाए तब तो लफड़ा है। और हमें दो केस में बांट लेना चाहिए। पहला केस इफ आई लेस इक्वल टू सी, और दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस सेकेंड इफ आई ग्रेटर इक्वल टू सी। इसमें क्लोज इंटरवल, उसमें ओपन इंटरवल। इक्वल टू तक बाहर जाता है कि नहीं? बताओ इस केस में क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। इस केस में क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। और इस केस में क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। और क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल, क्योंकि 100% रिफ्लेक्शन। यही एक ऐसा केस है। नहीं तो हर एक सरफेस पे रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन मींस टी आई आर। अब यहां से ध्यान दे, देखना, अगर हम यहाँ ग्राफ बना, सॉरी लिखे, ये आपका इंटरफेस, ये आपका डेंसर मीडियम, ये आपका कौन सा? रेयर मीडियम। रे ऐसे गया, वेंट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये आर। तो अगर हम डेविएशन लिखे, अगर हम क्या लिखे? डेविएशन लिखे, आप खुद बोलो व्हाट विल वी विल लाइट डेविएशन। ये आपका क्या हो गया? डेविएशन। और क्या होगा डेविएशन? आर माइनस आई या आई माइनस आर? अरे भाई डेंसर टू रेयर, आर ज्यादा ना? अरे आर ज्यादा ना? निपट गए तुम लोग? ये आपका ये आपका क्या है? इंटरफेस। अब देख, अगर आई क्या हो जाए? आई क्या हो जाए? सी से ज्यादा, तो क्या अपने रे अपने मीडियम में लौट कर आ गया?
सर हाँ, सरफेस मिरर नहीं है, सरफेस मिरर हम ये नहीं बोले कि सरफेस मिरर है, सरफेस बिहेव्स एज 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बताओ ऐसे जा रहा था, क्या इतना डेविएट कर गया? तो बताइए व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, व्हाट इज लाइट, कितना? पाई माइनस 2i। अरे हाँ लिखवाए थे भाई। अरे पूरा एंगल 180 डिग्री, और ये आई तो ये भी आई, तो पाई माइनस 2i। और समझा या समझ में आ गया? क्यों नहीं इसका ग्राफ बनाया जाए, क्यों नहीं इसका ग्राफ बनाया जाए? वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे डेविएशन, और एक्स एक्सिस पे क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ध्यान से सुनना, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक लेस इक्वल टू सी, एक ग्रेटर देन सी। क्योंकि लेस इक्वल टू सी में अलग डिफिनीशन, और ग्रेटर इक्वल टू सी में, लेस इक्वल टू सी में अलग डिफिनेशन और ग्रेटर देन सी में अलग डिफिनेशन। एक बार ग्राफ इसके अकॉर्डिंग और एक बार ग्राफ इसके अकॉर्डिंग। तो हमने एक्स एक्सिस को दो पार्ट में बांट दिया। नहीं समझ में आया? आया समझ में? बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा? अब लोगों को लग रहा है स्ट्रेट लाइन बनेगा, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। आई चेंज करने के बाद आर भी चेंज कर रहा है, इसमें बनेगा स्ट्रेट लाइन क्योंकि पाई कांस्टेंट है। लेकिन इसमें आई चेंज कीजिएगा तो आर भी चेंज करेगा। कैसे सर? देख, एन डी इंटू साइन आई इक्वल टू एन आर इंटू साइन आर, बोलेगा ही नहीं। तो बताओ यहां से आपका साइन आर जो आ गया, साइन आर जो आ गया कितना? एन डी बाई एन आर इंटू कितना? साइन आई। तो यहां से जो आपका आर जो हो गया वो क्या गया? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एन डी बाई एन आर इंटू साइन आई। ध्यान से देख और समझने की कोशिश कर। अब तू क्या करेगा, अब तू क्या करेगा? इस आर की वैल्यू यहां पे डालेगा, अरे बोलना, इस आर की वैल्यू यहां पे डालेगा। जब इस आर की वैल्यू जब तू यहां पे डालेगा तो आपका जो डेल आएगा, आपका जो डेल आएगा कितना आएगा जी? बताओ। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कितना? एन डी बाई एन आर इंटू साइन आई माइनस आई। अब है डेल आई का फंक्शन, यहां पे आई भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है। हमें आर, हम क्या किए? आर को आई में चेंज किए। अरे तुमसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो बनता ही नहीं है, तुम इनवर्स का बना लेगा? तुमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ तो बन ही नहीं रहा है, और तुम बनाएगा इनवर्स का। कुल मिला के रट्टा मारना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? तो याद कर लीजिए आप लोग, जरूरत नहीं है लिखने का, बस आपको समझाने की कोशिश हम किए बस। क्या मारने का? रट्टा। पक्का? तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये पैराबोला नहीं है, ये पैराबोला। अब बताओ, ऐसे पैराबोला नहीं है, ऐसा ही बेटा विनोद, ऐसा ही है। तुम पिछले क्लास में नहीं आया था जी, मेरा मन क्या? अब देखना यहां पे ग्राफ ऐसे गया। जब i इक्वल टू सी है, जब i इक्वल टू सी है तो r क्या होगा? 90। जब i इक्वल टू सी है तो r क्या होगा? तो आपका डेल क्या हो जाएगा? 90 माइनस सी। इस वाले केस को, इस वाले केस को देखो, जब i इक्वल टू सी है तो r क्या हो जाएगा? 90। तो डेल क्या हो जाएगा? 90 माइनस सी। ये क्या हो गया? पाई बाई 2 माइनस सी। हम सब लिख रहे हैं रेडियन में। क्या लिख रहे हैं हम? रेडियन में।
ध्यान से, ध्यान से। अब तुम सुनना ध्यान से, जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। जब क्रिटिकल एंगल पे था तो इधर जा रहा था, जब आई इक्वल टू सी था, जब आई इक्वल टू सी था तो रे ऐसे गया। अब मान लेते हैं सी 30 डिग्री, सी क्या मान लेते हैं 30 डिग्री। इसका मतलब जब आई इक्वल टू 30 डिग्री था तो रे सरफेस के पैरेलल जा रहा था, लेकिन जैसे ही तू आई इक्वल टू 30.00001 कर दिया, अब क्या हो जाएगा TIR, थोड़ा सा ज्यादा। नहीं समझ में आया? बात को समझ, क्लियर है जी? बात समझ। जब आई इक्वल टू तक, जब आई इक्वल टू 30 था, 30 है सी, हाँ, अगर क्रिटिकल एंगल क्या है 30 डिग्री के बराबर, तो जब आई इक्वल टू 30 डिग्री था तो R 90 था, तो 90 माइनस 30। लेकिन जैसे ही तू 30.00 थोड़ा सा आगे बढ़ा, तब क्या हो गया TIR। तो फॉर्मूला कितना हो गया आपका? आप सीधा देख तो ध्यान से, पाई माइनस 2i, यहां पे i किसके बराबर? C के बराबर। हम मानते हैं हम ये लिखेंगे i, हम मानते हैं हम ये लिखेंगे i, लेकिन ये लगभग किसके बराबर? C के बराबर। नहीं समझ में आया? तो C पे हैं, C पे हैं तो डेल पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस सी। अगर हम C पे हैं, एक्यूरेटली C पे हैं, तो डेल पाई बाई 2 माइनस सी। हम C से जस्ट आगे गए, C से जस्ट आगे गए, थोड़ा सा आगे, तो क्या हो गया पाई माइनस 2c। इसका डबल, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई कर। नहीं समझ में आ रहा है? पक्का 2 से मल्टीप्लाई कर। कितना? पाई माइनस 2c। स्लोप निगेटिव, स्लोप, तो ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ कैसे आएगा? आपका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ, अरे हाँ भाई, स्लोप कांस्टेंट है, निगेटिव है, क्या बना? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया जी? देख लेना स्लोप निगेटिव, समझाएं क्या? अब देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे क्लोज इंटरवल, यहां पे कौन सा इंटरवल और यहां पे कौन सा इंटरवल? ऐसा मैथ में सिखाया गया होगा। यहां पे क्लोज इंटरवल, यहां पे ओपन इंटरवल। पक्का? तो तुम देखना, अगर आपका डेविएशन 90 माइनस सी से कम है तो 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा। अगर आपका डेविएशन 90 माइनस सी से क्या है? कम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है। फिर दोबारा सुन, अगर आपका डेविएशन 90 माइनस सी से कम है तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 इंसिडेंस आ रहा है, एक रिफ्रैक्शन में, एक रिफ्लेक्शन में। लेकिन अगर आपका डेविएशन क्या है 90 माइनस सी से ज्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ही क्या आ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ग्राफ ध्यान में रहेगा? ठीक है, लिखो। ये सब जरूरत नहीं था, बस आपके समझाने के लिए। इस पे क्वेश्चन कल करेंगे। कल आपका क्लास 10 से 12 कि 12 से 2? 12 से 2।